चलो आज अपन बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश अपना टॉपिक रहेगा, भारत के भौतिक प्रदेश। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर इंडिया ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं तो भौतिक प्रदेश से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, चाहे वो रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, अधिकांशतः जो एग्जाम होती हैं उनमें राजस्थान भारत के भौतिक प्रदेशों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हर एक टॉपिक को बड़े बारीकी से अपन पढ़ेंगे। हाँ मोहित, राधे राधे। सलमा गुड मॉर्निंग, जयग्राम गुड मॉर्निंग सबको। हाँ विकास, आप उधर से हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ नथुराम पाली से, चलो। नितिन महेंद्रगढ़ हरियाणा से, बहुत अच्छी बात है। सभी दूर दूर से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे स्टूडेंट को शेयर करो, सभी को बताओ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ेंगे। जितना ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ेंगे आप, उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। तो देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रदेश किसको कहते हैं, प्रदेश किसको कहा जाता है। तो देखेंगे एक समान विशेषताओं वाले क्षेत्र को, एक समान विशेषता वाले क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदेश। एक समान विशेषता वाले क्षेत्र को एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अब विशेषता समान होनी चाहिए। वो विशेषता सांस्कृतिक हो सकती है, विशेषता सांस्कृतिक हो सकती है, किसी धर्म की विशेषता हो सकती है, एक समान धर्म के लोग हो सकते हैं, उसको भी एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। एक समान संस्कृति के लोग रहते हैं, उसको भी एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और अगर किसी जाति विशेष के लोग रहते हैं तो उसको भी एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। साथ साथ में यदि कहीं प्राकृतिक विशेषताएं समान होती हैं, प्राकृतिक विशेषता अगर कहीं समान होती है तो उसको भी एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यानी कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं रिंकों की उच्चावच की दृष्टि से ही हो, यानी किसी भी प्रकार की विशेषता समान हो सकती है। सांस्कृतिक विशेषता समान हो सकती है, धर्म की विशेषता, जाति की विशेषता समान हो सकती है, किसी प्रकृति की विशेषताएं समान हो सकती हैं। और इस समान विशेषताओं के आधार पर प्रदेश की सीमाओं का आकलन किया जाता है। प्रदेश सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर अगर प्रदेश को निर्धारित किया जाता है, प्रदेश को निर्धारित किया जाता है तो दोस्तों उसको कहते हैं सांस्कृतिक प्रदेश। किसी एक संस्कृति या एक धर्म विशेष के लोग अगर किसी क्षेत्र में आपस में एक दूसरे की सीमाओं से बंधे हुए होते हैं उसको सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। और यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक विशेषताएं समान होती हैं तो उसको प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। ये जो प्राकृतिक प्रदेश होता है, इसी प्राकृतिक प्रदेश को भौगोलिक प्रदेश भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं भौगोलिक प्रदेश। इसमें प्रकृति की विशेषताएं समान होती हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसी को कहा जाता है भौतिक प्रदेश। इसी को कहा जाता है भौतिक प्रदेश। यहां पर आप दो चीजें देखेंगे। अगर किसी संस्कृति, अगर किसी क्षेत्र में एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं तो उसको सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। और यदि किसी क्षेत्र में एक समान प्राकृतिक दशाएं या भौतिक दशाएं या भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं तो उसको प्राकृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, सांस्कृतिक जो प्रदेश होते हैं, सांस्कृतिक जो प्रदेश होते हैं, इन प्रदेशों का निर्माण अधिकांशतः मानव द्वारा होता है।
किसके द्वारा? मानव द्वारा। जबकि प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश जो होते हैं उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। तो दोनों चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अपन यहां पर जो प्रदेश पढ़ेंगे वो कौन सा? भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भौतिक प्रदेश क्या होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि एक समान भौगोलिक विशेषताओं वाले प्रदेश को भौतिक प्रदेश कहते हैं। भौतिक यानी कि प्राकृतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश। तो सीधी सी विशेषता अगर कहीं आपको एक लाइन में पूछ ली जाए तो आप बताएंगे एक समान भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र को, एक समान भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भौतिक प्रदेश आप इसको कह सकते हो, भौगोलिक प्रदेश आप इसको कह सकते हो, भौगोलिक प्रदेश, या आप इसको प्राकृतिक प्रदेश भी कह सकते हो। प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है, प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। अगर एक लाइन में कहीं प्रश्न आ जाए कि एक समान भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो एक समान भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र को भौतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। अब ये जो भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक जो विशेषताएं होती हैं, प्राकृतिक जो विशेषताएं होती हैं, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। और मैं आपको बताऊं ये इस प्रकार से निर्धारित होती हैं जैसे मान लो कि किसी क्षेत्र में पर्वत हैं तो वो पर्वतीय प्रदेश कहलाएगा। अगर किसी विस्तृत क्षेत्र में पर्वत है तो वो पर्वतीय प्रदेश कहलाएगा। अगर किसी क्षेत्र में मैदान ही मैदान है तो वो मैदानी प्रदेश कहलाएगा। यानी कहने का मतलब एक समान भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो प्रदेश निर्धारित होता है उसी को भौतिक प्रदेश कहा जाता है। अब दोस्तों हमारे भारत में अगर देखा जाए भौतिक विशेषताओं के आधार पर, तो भारत भौतिक विशेषताओं के आधार पर एक समान नहीं है। पूरे भारत में कई प्रकार की भौगोलिक दशाएं देखने को मिलती हैं, भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और इन सभी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अपने एक विद्वान हुए हैं जिसका नाम है प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी। एक विद्वान हुए हैं जिसका नाम था प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी। दोस्तों इस प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी ने इन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। एस.पी. चटर्जी के अनुसार भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा एक राजपत्र जारी किया गया जिसका नाम है गजेटियर ऑफ इंडिया। गजेटियर ऑफ इंडिया। और ये जो राजपत्र जारी किया गया 1964 में ये राजपत्र जारी किया गया। और इस राजपत्र में भी भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं? 4 भौतिक प्रदेश। भारत में 4 भौतिक प्रदेश बताए। तो सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यह प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो सीधा सा आंसर करेंगे 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हाँ, कितने भौतिक प्रदेशों में? 4। हालांकि खैर अगर आप देखोगे बहुत सारी गाइडों में, बहुत सारी किताबों में आपको 5 भौतिक प्रदेश, 6 भौतिक प्रदेश भी मिल जाएंगे, लेकिन गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार भारत को 4 ही भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और दोस्तों अधिकांश तो जितने एग्जाम होते हैं उनमें 4 भौतिक प्रदेश ही सही माना जाता है, तो आप इसको 4 भौतिक प्रदेश ही करेंगे।
अब इसमें 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें भारत में, तो भारत के उत्तरी भाग में अगर अपन चलते हैं तो ये है अपना भारत। तो भारत में उत्तर की साइड में अगर अपन चलते हैं तो यहां पर एक पर्वत आता है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, इसलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय से दक्षिण में जैसे ही आते हैं यहां पर एक विस्तृत मैदान आता है जिसको नाम दिया गया है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, मैदानी प्रदेश। उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। तीसरे नंबर पर यह भारत का मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी भाग, नाम दिया गया है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और नंबर 4 ये समुद्र के आसपास का क्षेत्र जिसको नाम दिया गया है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है, द्वीपीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और नंबर 4 तटीय प्रदेश। इस प्रकार से 4 भौतिक, हाँ बिल्कुल रिंकू जी, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जबकि बीच में मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। बाकी सभी चीजों को पढ़िए, आप आराम से एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाए तो वो जरूर पूछिए। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप पहले ही पूछ रहे हो। दोबारा से देखेंगे तो कितने भौतिक प्रदेश हुए भारत में? 4 भौतिक प्रदेश। नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार और नंबर 4 तटीय प्रदेश। अब कुछ लोग जो हैं, कुछ गाइडों में आपको एक चौथा भौतिक प्रदेश मिल जाएगा और वो है थार का मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि थार का जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग माना जाता है। बिल्कुल थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है या मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो उत्तर के विशाल मैदान का भाग ही माना गया है। अलग से 6 भौतिक प्रदेश भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलते हैं। और वो छठा जो भौतिक प्रदेश द्वीप माना गया है, द्वीपीय प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि द्वीपों को तटीय प्रदेश में ही शामिल किया जाता है। बिल्कुल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 4 ही भौतिक प्रदेश हैं। यहां उत्तर का जो विशाल मैदान है इसी में मरुस्थल का अध्ययन किया जाएगा। जो तटीय प्रदेश, जो द्वीपीय प्रदेश है उसका तटीय प्रदेश में अध्ययन किया जाएगा। और इस प्रकार से 4 भौतिक प्रदेश। सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल, टोटल इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में तीसरा स्थान है। ये तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल याद रखें 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल लगभग में 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है तीसरा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश तो है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर का विशाल मैदान और तीसरे नंबर पर आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान होगा? तीसरा। बात करते हैं हिमालय की लंबाई की। तो दोस्तों इसकी लंबाई जो है, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। बात करते हैं औसत ऊंचाई की। औसत ऊंचाई, तो हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर। और यह प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। हालांकि खैर कुछ चोटियां 6000 मीटर से ऊंची भी हैं, लेकिन कुछ नीची भी हैं। और अगर उनका औसत अगर आप ज्ञात करेंगे तो लगभग 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। इसलिए हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। सीधा सा प्रश्न आता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हिमालय। दूसरा दोस्तों, ये वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसको अपन कहेंगे युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। और अगर बात करें वलित पर्वत की, दोस्तों वलित पर्वत वह पर्वत होता है जिसमें इस प्रकार से मोड़ होते हैं। जो मोड़दार पर्वत होता है उसको वलित पर्वत कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर निर्माण की बात करेंगे ना, तो ये विश्व का सबसे नया, या कहें विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत, विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है कौन सा? हिमालय। 2 प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर होगा हिमालय। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो आंसर होगा हिमालय। और हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ ली जाए तो 6000 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। चौड़ाई एग्जाम में कम पूछी जाती है क्योंकि चौड़ाई सभी जगह समान नहीं है। 150 से लेकर के 400, मैं आपको बताऊं यहां पर 150 से कहीं कहीं पर 500 तक भी है, लेकिन अधिकांशतः जो इसकी चौड़ाई मानी जाती है वो 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। अब देखते हैं इससे और थोड़ा सा आगे, इसके विस्तार की बात करते हैं। और अगर विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में आपको बता देता हूं कि इसका विस्तार जो है सिंधु गारज से, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी का जो गारज है, सिंधु गारज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गारज तक, सिंधु गारज से लेकर ब्रह्मपुत्र गारज तक इसका विस्तार फैला हुआ है। सिंधु गारज यहां पर आप देखेंगे, सिंधु नदी जो है उसके गारज से लेकर के ब्रह्मपुत्र के गारज तक।
मानचित्र में एक बार देख लेते हैं इसको। ये इस प्रकार से, ये एक नदी है अपने यहां पर सिंधु नदी, जो इधर से निकल करके यूं इस प्रकार से बहती है। तो ये जो सिंधु का गारज है यहां से लेकर के, और इधर एक नदी है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, इस प्रकार से आती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी कहीं पर ज्यादा, जैसे जम्मू कश्मीर इधर वाले एरिया में आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन इधर उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, इधर यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो कम मिलेगी। इसलिए 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक भारत में इसकी चौड़ाई मानी जाती है। अब ये इधर सिंधु नदी है और इधर ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इन दो नदियों के बीच में विशेषतः हिमालय का विस्तार फैला हुआ है। अब इन नदियों के आधार पर अपने गार्ज जो है वो नदी की गहरी खाई होती है, जो नदी के द्वारा निर्मित होती है, गहरी खाई, जिसको कहा जाता है गार्ज। घाटी का जो गहरा रूप होता है उसी को गार्ज कहा जाता है। घाटी का जो गहरा रूप होता है उसको गार्ज कहते हैं। तो सिंधु की जो घाटी है, सिंधु का जो गार्ज है, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र का जो गार्ज है, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, वहां तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इस प्रकार से एक नदियों के आधार पर ही एक अपने विद्वान हुए हैं जिसका नाम है सिडनी बुर्राड। सिडनी बुर्राड नाम के विद्वान ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4। अब अपन बात कर लेते हैं इसके हिमालय के वर्गीकरण की, कि सिडनी बुर्राड के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न आता है सीधा सा, हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण। और ये जो क्षेत्रीय वर्गीकरण है ये किया गया है सिडनी बुर्राड के अनुसार। दोस्तों सिडनी बुर्राड के अनुसार हिमालय को 4 प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा गया है। सिडनी बुर्राड के अनुसार हिमालय को 4 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। और इसके वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो मुख्य आधार माना गया है नदियों को। मुख्य आधार इसका माना गया है किसको? नदियों को। नदियों के आधार पर सिडनी बुर्राड ने इसको 4 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं देखते हैं। जैसे अपन शुरू करते हैं ये भारत का उत्तरी हिस्सा। इसमें यहां पर एक नदी जो मैंने आपको बताई थी, नदी का नाम है सिंधु। सिंधु नदी से लेकर के यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सतलज। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नाम दिया गया है पंजाब हिमालय। यहां सतलज नदी से लेकर के और फिर एक नदी आती है, नदी का नाम है काली। और सतलज नदी से काली नदी के बीच में नाम दिया गया है कुमाऊं हिमालय।
काली नदी से लेकर के यहां पर एक नदी आती है तीस्ता, और काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक और नाम दिया गया है असम हिमालय। असम हिमालय। दोस्तों इस प्रकार से नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रादेशिक प्रदेश? 4 प्रादेशिक प्रदेश। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। विस्तार की बात करें तो पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज के मध्य, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के मध्य, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य। फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एग्जाम में इन नदियों का विस्तार पूछा जाता है, नदियों के मध्य विस्तार पूछा जाता है, नदियों का नाम पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आता है, जैसे प्रश्न आ गया कि पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है, तो कौन कौन सी होंगी? सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय। बात करते हैं इनके अन्य नामों की, तो जो पंजाब हिमालय है इसी को कहा जाता है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय इसी को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय, इसी का तीसरा नाम है हिमाचल हिमालय। कुमाऊं हिमालय का दूसरा नाम है उत्तराखंड हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश विस्तार उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहते हैं नागतिभा हिमालय। नागतिभा हिमालय। नेपाल हिमालय का एक नाम और है, अपना सिक्किम का थोड़ा सा एरिया इसमें आता है, इसलिए इसी को कहा जाता है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, इसलिए इसको अरुणाचल हिमालय भी कहा जाता है, इसी को कहते हैं अरुणाचल हिमालय। तो अन्य नाम कई बार मुख्य नाम को छोड़ करके दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको सारे के सारे नाम बता रहा हूं। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम कश्मीर हिमालय, इसी का तीसरा नाम है हिमाचल हिमालय। कुमाऊं हिमालय का दूसरा नाम है उत्तराखंड हिमालय, इसी का तीसरा नाम है नागतिभा हिमालय। नेपाल हिमालय का दूसरा नाम है सिक्किम हिमालय, जबकि असम हिमालय का दूसरा नाम है अरुणाचल हिमालय। दोस्तों इस पंजाब हिमालय की जो यहां से सिंधु गारज से सतलज गारज के बीच में या सिंधु से सतलज नदी के बीच में टोटल लंबाई है 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। हाँ, वनपत शर्मा उत्पत्ति बिल्कुल बताएंगे, आपको उत्पत्ति बताएंगे। हाँ रणजीत, हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार अपने भारत में सिंधु गारज तक, ब्रह्मपुत्र गारज तक माना गया है। उसके बाद में पूर्वांचल की पहाड़ियां आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल करुणा, 560 किलोमीटर है। हाँ यादव संदीप, राम राम। हाँ बीएस फौजदार बिल्कुल सही। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। लंबाई एक बार फिर से देखेंगे, पंजाब हिमालय की 560 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर, असम हिमालय की 720 किलोमीटर। हाँ महेश, उत्पत्ति बताएंगे हिमालय के आपको। ये प्रादेशिक वर्गीकरण कंप्लीट होते ही आपको उत्पत्ति के बारे में बताएंगे एक बार बीच में।
हाँ, पीडीएफ का लिंक आपको shriram-education.com पे मिल जाएगा। हाँ गौरव, नमस्ते नमस्ते। हाँ संदीप, थैंक यू। हाँ भाई, तो देखते हैं, पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर, असम हिमालय की 720 किलोमीटर। यहां पर दोस्तों अगर पूछ लिया जाए सबसे लंबा प्रादेशिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे लंबा प्रादेशिक प्रदेश है नेपाल हिमालय। सबसे लंबा प्रादेशिक प्रदेश नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा प्रादेशिक प्रदेश अगर पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा प्रादेशिक प्रदेश है कुमाऊं हिमालय। प्रश्न आ जाए सबसे लंबा प्रादेशिक प्रदेश तो नेपाल हिमालय और सबसे छोटा प्रादेशिक प्रदेश तो कुमाऊं हिमालय। अब यहां पर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय, इन सभी की ऊंची चोटियां एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी आ रही हैं। ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यहां पर और नाम है केटू। नाम है केटू, या इसी को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई 8611 मीटर। ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। केटू, गॉडविन ऑस्टिन बिल्कुल काराकोरम में है, काराकोरम में स्थित है, ट्रांस हिमालय में पड़ती है ये। काराकोरम या ट्रांस हिमालय में कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखना विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। बात करें केवल भारत की तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। बिल्कुल ये बिल्कुल बीएस फौजदार, बिल्कुल ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी आएगी कंचनजंगा, जो पूर्णतः भारत में है। ये भारत में नहीं है, ये पड़ती है पीओके क्षेत्र में। लेकिन पीओके क्षेत्र भारत का ही माना जाता है, पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस पर कब्जा किया है। आज भी ये भारत का ही है और आने वाले टाइम में सरकार काम कर रही है, शायद इसको छुड़ा भी लिया जाए। इसलिए आज भी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी। चलते हैं आगे नेपाल। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई 8848 मीटर, 8848 मीटर। और नवीनतम तथ्यों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मानी जाती है 8850 मीटर।
ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है, इसलिए इसकी ऊंचाई वर्तमान में 8,850 मीटर अंकित की जा चुकी है। तो दोस्तों अगर प्रश्न आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आपको करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 8,848 मीटर, और यदि ये नहीं है तो फिर आपको करनी है 8,850 मीटर। अगर बात करें भारत में, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में या मैं कहूं सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी, और चोटी का नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर। और कंचनजंगा ये पूर्णतः भारत में है, पूर्णतः है भारत में, इसलिए पूर्णतः भारत में स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नाम होगा कंचनजंगा। सीधा सा प्रश्न आ जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू। और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। ये सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया जाए, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया जाए कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और अगर प्रश्न यह आ जाए कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और पूर्णतः लगाते ही ये भारत में पहले नंबर पे आ जाएगी। हाँ रवि, केटू नहीं है, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूर्णतः पूछ लिया जाए पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर केटू नहीं होगा, फिर होगा कंचनजंगा। अब की बार राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछा भी गया था। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अमित, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। शीशराम गलत पढ़ लिया, गलत मत पढ़ो, सही पढ़ो इस चीज को। हाँ बिल्कुल बजरंग, गुड मॉर्निंग। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय में, उत्तराखंड हिमालय में, नागतिबा हिमालय में स्थित है भाई। 370 हटने के बाद में भी, बिल्कुल रवि 370 हटने के बाद में भी 370 जम्मू कश्मीर में से हटी है, न कि पीओके में। पीओके अपने अधिकार क्षेत्र में, पूर्णतः अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ सुनीता, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, चलो थैंक यू आपको, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। देवीलाल राम राम। नंदा देवी नहीं, 8,125 नहीं रणजीत, गलत है, ये नंगा पर्वत की बात कर रहे हो आप। एक चोटी और है अपने यहां पर, नंगा पर्वत, और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, नंगा पर्वत। हाँ बिल्कुल विक्की, बिल्कुल पाकिस्तान के पास। हाँ सुमन, थैंक यू सबको। हाँ बिल्कुल जम्मू कश्मीर में, बीएस फौजदार, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत 8,126 मीटर, ये पूर्णतः भारत में है। और भारत में, पूर्णतः भारत में स्थित ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ बिल्कुल सकता है, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, एक बार फिर से देखेंगे आप। सीधा सा प्रश्न आ जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू।
दूसरी कंचनजंगा। मैं पूर्णता की बात नहीं कर रहा, केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, दूसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे आती है नंगा पर्वत, चौथे नंबर पे आता है नंदा देवी, पांचवें नंबर पे नामचा बरुआ बता रहा हूं। अभी जस्ट आगे चलेंगे अपन थोड़ा सा, अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूर्णतः की बात करेंगे तो पूर्णतः की बात करेंगे तो पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। पूर्णतः आते ही केटू को बाहर कर देंगे। बिल्कुल महेश, क्लास रोजाना लागसी, हाँ बिल्कुल सुबह 9 बजे। हाँ देखते आगे, असम या अरुणाचल में, असम या अरुणाचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और चोटी का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा, और इसकी ऊंचाई है 1756 मीटर, 7756 मीटर, 7756 मीटर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह अरुणाचल प्रदेश या असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। दोबारा से देखेंगे आप, फिर से कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, या अरुणाचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा। हाँ, अब यहां पर आप माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहां पर और कर लेते हैं। दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट के 2-3 नाम है। इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है चोमोलुंगमा, इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहते हैं सागर माथा, इसी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट के 2-3 नाम प्रचलन में है, माउंट एवरेस्ट, चोमोलुंगमा, सागर माथा और पर्वतों की रानी। बिल्कुल सागर माथा। वेमपत शर्मा बिल्कुल आपको श्रेणियों का क्रम बताएंगे, श्रेणी पढ़ाएंगे। सौम्य लिखते हैं, गलत है। क्या गलत लग रहा है सौम्य आपको? हाँ बिल्कुल, उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं। बिल्कुल पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कह रहे हैं, कहते हैं इसको। हाँ बिल्कुल महेश, बिल्कुल महेश पारिक, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसको कहते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, गौरी शंकर भी कहते हैं इसको। इसी का एक नाम और भी है, गौरी शंकर, इसी को कहा जाता है। पर्वतों की देवी माता भी कहते हैं इसको, बहुत सारे नाम प्रचलन में इसके। हाँ बिल्कुल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। चलो, प्रादेशिक प्रदेश के बाद में अब अपन बात करेंगे हिमालय का एक बार हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, ऊंचाई क्यों बढ़ रही है इसकी। क्योंकि उसको अगर बात करें प्राचीन काल में, अगर प्राचीन काल की अगर अपन बात करें
बात करते हैं प्राचीन काल की। और प्राचीन काल में मैं आपको एक युग बता रहा हूं, युग का नाम है टर्सरी काल। टर्सरी काल या तृतीयक युग माना जाता है आज से लगभग 7.5 करोड़ साल पहले, 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 7.5 करोड़ साल पहले टर्सरी काल में या तृतीयक युग में ये भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ था। नाम था इसका इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया ये एक प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से प्रसिद्ध, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से प्रसिद्ध थी ये प्लेट। इधर ये जो प्लेट है, इस प्लेट को नाम दिया गया यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। और इनके बीच में एक सागर होता था और उस सागर का नाम था टेथिस सागर। यह सागर विद्यमान था। दोबारा से देखेंगे आप, यूरेशियन प्लेट, टेथिस सागर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन से युग की बात है? टर्सरी काल की बात है। ये तृतीय युग की बात है। टर्सरी काल में पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण या पृथ्वी के अंदर प्लेटों में अपसरण के कारण ये इंडियन प्लेट यहां से टूटती है, ऑस्ट्रेलिया से। ये इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया से टूटती है और टूट करके ये उत्तर की तरफ खिसकती है। यहां से टूट करके उत्तर दिशा की ओर खिसकती है और उत्तर दिशा की ओर खिसकते हुए ये यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराती है। और यूरेशियन प्लेट के और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से, दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से इन दोनों प्लेटों के किनारे ऊपर उठे और ऊपर उठने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। एक पर्वत बना जिसका नाम हिमालय। तो दोबारा से बता देता हूं मैं आपको, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से या यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के अभिसरण के कारण, किसके कारण? दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण। यहां पर अपसरण होता है, अपसरण के कारण ये प्लेटें टूटती हैं, जबकि अभिसरण के कारण ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। और अभिसरण, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब कुछ विद्वानों के अनुसार ये अभिसरण आज भी जारी है, जिसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है भाई। ये अब प्रश्न ये भी आ जाए कि जहां आज हिमालय है वहां पहले कौन सी स्थलाकृति थी? तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया है, यहां पर पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। और यही कारण है, टेथिस सागर के कारण ही हिमालय में अधिकांशतः अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टान है। दोबारा से देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कौन कौन सी प्लेटों के अभिसरण से हुई? तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट। यूरेशियन और इंडियन प्लेट के आपस में अभिसरण के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। जहां हिमालय है वहां कौन सा सागर है? तो वहां पर कौन सा सागर? टेथिस सागर है। टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय में सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो कौन सी चट्टानें होंगी? अवसादी चट्टानें। बिल्कुल सही रवि, बिल्कुल। ये जीवाश्म युक्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा जीवाश्म की मात्रा इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा जीवाश्म की मात्रा अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। अगर हिमालय की उत्पत्ति युग पूछ लिया जाए कि कौन से युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो युग होगा तृतीयक युग। और काल अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा काल होगा? टर्सरी काल। टर्सरी काल में तृतीयक युग में यूरेशियन और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर विद्यमान था। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो टकराव हुआ, ये जो श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला जो बनी, ये भी एक साथ नहीं बनी, पूरी की पूरी एक साथ नहीं बनी। इसमें भी
कर्म हुए और कर्मों के अनुसार श्रेणियां बनती गई, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही, ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है और चारों श्रेणियां इस प्रकार से बनती हैं। सबसे पहले एक श्रेणी बनी ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से बाहर माना जाता है। उसके बाद में महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बना, उसके बाद में लघु हिमालय बना और सबके लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। 4 श्रेणियां बनती हैं कैसे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब हिमालय का अगला वर्गीकरण अपन बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। यहां पर बीच में आपको बता दूं एक बार कि भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिमालय से आते हैं और सबसे ज्यादा डिटेल भी हिमालय की है। अभी अपने जो पढ़ा है वो प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा है और अब अपन पढ़ रहे हैं ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग? 4 भाग। इस प्रकार से ये ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले नंबर 1 ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। नंबर 2 महान हिमालय। नंबर 3 लघु हिमालय और नंबर 4 शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हिमालय को ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 महान हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय और नंबर 4 शिवालिक हिमालय। बिल्कुल राजू, शिवालिक बिल्कुल। हाँ, देखते हैं आगे। ट्रांस हिमालय जो हिमालय से पहले बनता है, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व होता है। सबसे पहले वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह हिमालय से बाहर माना जाता है। अपने भारत में केवल इसका एकमात्र जम्मू कश्मीर में विस्तार फैला हुआ है, बाकी अधिकांशतः तिब्बत में फैला हुआ है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण टर्सरी काल में सबसे पहले निर्माण होता है। महान जो हिमालय है, इस महान हिमालय का निर्माण होता है इयोसीन काल में। लघु हिमालय का निर्माण होता है मायोसीन काल में, जबकि शिवालिक का होता है प्लियोसीन काल में। 3 कालों के दौरान इनका निर्माण होता है, तीनों श्रेणियों का। इनके बीच में ये भ्रंश आज भी विद्यमान है। इन तीनों चारों श्रृंखलाओं के बीच में भ्रंश विद्यमान है। भ्रंश मतलब खाई। सबसे पहले आता है सचर भ्रंश, उसके बाद में आता है महान सीमा भ्रंश और सबके लास्ट में आता है सीमांत भ्रंश। ये 3 भ्रंश है और तीनों के तीनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल, तीनों के तीनों सबसे ज्यादा। कौन कौन सा भ्रंश? सचर भ्रंश। कौन कौन से हिमालय के बीच में? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश है? सचर भ्रंश। महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश है? महान सीमा भ्रंश। कुछ दिन पहले 2nd ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था ये। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश है? सीमांत भ्रंश। एसआई में पूछा गया था।
मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अंग्रेजी में अगर आप इसको कहेंगे तो इसको इंडियन थ्रस्ट कहते हैं। सच्चर भ्रंश को कहा जाता है इंडियन थ्रस्ट, इंडियन थ्रस्ट। महान सीमा भ्रंश को कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। सीमांत भ्रंश को कहा जाता है मैन बाउंड्री थ्रस्ट। मुख्य सीमांत भ्रंश, बिल्कुल मैन बाउंड्री फॉल्ट भी इसको अपन कह सकते हैं, थ्रस्ट भी अपन इसको कह सकते हैं, बिल्कुल बीएस फौजदार। तो ये तीनों नाम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सचर भ्रंश या इंडियन थ्रस्ट, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में सीमांत भ्रंश या मैन बाउंड्री थ्रस्ट। इसको आईटी कहेंगे, इसको जीबीटी कहेंगे, इसको एमबीटी कहेंगे। हाँ, ये कैलाश काल मतलब एक युग है, ये समय कई करोड़ कई वर्षों का जो समूह है उसको एक काल की संज्ञा दी गई है। हाँ, तो देखते हैं इसको अपने भारत में, इन सभी श्रेणियों को भारत में देख लेते हैं, मानचित्र में देख लेते हैं एक बार। इनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय, दूसरी जो श्रेणी है महान हिमालय, तीसरी जो श्रेणी है लघु हिमालय, और चौथी जो श्रेणी है शिवालिक हिमालय। चार श्रेणियां कौन कौन सी? ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। इनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, तो पहले शिवालिक, फिर लघु, फिर महान, फिर ट्रांस। ये इनका क्रम है। सभी जितने भी श्रेणियां हैं हिमालय में, इन चारों श्रेणियों का क्रम 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। आरएस के एग्जाम में 2 बार ये पूछा जा चुका है। शिवालिक सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर, शिवालिक, लघु, महान, ट्रांस। उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रांस हिमालय के। दोस्तों ट्रांस हिमालय के कई नाम हैं। ट्रांस हिमालय को कहा जाता है टेथिस हिमालय, इसी को कहा जाता है तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय, तिब्बत हिमालय, इसी को कहा जाता है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है, अच्छा केटू जो श्रेणी है, केटू जो सबसे ऊंची चोटी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, ये ट्रांस हिमालय में ही है। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये ट्रांस हिमालय में ही है केटू। इसका भारत में इसका विस्तार केवल और केवल जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। भारत में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, बल्कि इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो तिब्बत में है। सर्वाधिक विस्तार जो है वो तिब्बत में फैला हुआ है। यहां पर लद्दाख, अपना लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे
ऊंचा पठार है? प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहां पर आप देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सबको पता होगा, बिल्कुल तीव्र ढाल वाला है। राकेश बिल्कुल तीव्र ढाल वाला है ये। मुस्कान लिखती हैं वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू मुस्कान आपको। हाँ बिल्कुल, आप सब मजे से पढ़ रहे हैं इसलिए क्लास अच्छी चल रही है अपनी। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो सिरोही में है। उसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, ये अपने लद्दाख में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। पूरे विश्व की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। तीनों दोबारा से देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी है, मुख्यतः छोटी छोटी 4 श्रेणियां हैं, उप श्रेणियां जिसको अपन कह सकते हैं उप श्रेणी। उप 4 श्रेणियां हैं जिसमें नंबर 1 पर आती है कराकोरम। सबसे पहले कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की 4 उप श्रेणियां हैं और ये इनका क्रम भी है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम जो है वो यही है। कराकोरम आएगी सबसे पहले, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, फिर कैलाश श्रेणी आएगी। हाँ बिल्कुल, पीर पंजाल नहीं है अमित, पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, लघु हिमालय आएगी, कैलाश श्रेणी बिल्कुल सही। हाँ देखते हैं, इसमें भी सबसे लंबी जो श्रेणी है वो कराकोरम श्रेणी है। ये सबसे लंबी श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है कराकोरम। इसलिए कराकोरम श्रेणी को कहा जाता है एशिया का मेरुदंड। एशिया का मेरुदंड या एशिया की रीढ़, इसी को कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़ या मध्य एशिया का मेरुदंड। कौन सी श्रेणी को? कराकोरम को। एशिया का मेरुदंड या एशिया की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है कराकोरम श्रेणी को। और ये जो कराकोरम श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी जिसको एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, ये कराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। बिल्कुल प्रकाश, रीड के लिए क्लास है, रीड के लिए शाम को क्लास चल रही है 6 बजे। दिन में 3 बार मेरी क्लासें होती हैं। मेरी क्लास दिन में 3 बार होती है। एक बार सुबह 9 बजे से, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंडिया ज्योग्राफी चल रही है, 11 बजे जितना भी पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन करवाऊंगा 11 बजे, याद रखना 11 बजे, बस थोड़ी देर बाद में। और शाम को 6 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, विश्व का भूगोल पढ़ा रहा हूं शाम को 6 बजे। महादेव महासागर पढ़ाएंगे उसमें चल रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे इंडिया ज्योग्राफी, 11 बजे क्वेश्चन करवाऊंगा, शाम को 6 बजे विश्व ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। दिन में 3 बार क्लासेस चल रही है मेरी।
हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री क्लास अभी जस्ट जल्दी चालू होने वाली है सर। आ जाते हैं कल तक, आज आ जाएंगे शायद शाम को, कल प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, कल से क्लास शुरू हो जाएगी शायद। सारी क्लासें, सभी क्लासें मिलेंगे आपको कंटिन्यू। बस आप तो देखते रहिए, जुड़ी रहिए श्रीराम टीम के साथ। ज्योति मैडम पढ़ाई रही है 3 बजे से, पॉलिटिकल की क्लास चल रही है, साइकोलॉजी क्लास चल रही है शाम को। कल से शायद राजेंद्र जी क्लास शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो 3 श्रेणियां बच गई हैं दोस्तों, हिमालय की ये 3 श्रेणियां अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।